हेलो विद्यार्थी मित्रों, पहले वीडियो में हमने कृषि के बारे में जाना कि कृषि उत्पादन करने से पहले मतलब फसल को लेने से पहले किसान किस प्रकार से मिट्टी को तैयार करते हैं। फिर बीजों को किस प्रकार बीजों का चुनाव किया जाता है। फिर हमने देखा कि खेतों में बीज बोने के बाद उर्वरक और खाद का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे सिंचाई के बारे में। भाई समय समय पर क्या किया जाता है कि जब खेतों में बीज रोपे जाते हैं मतलब बुआई की जाती है, उसके बाद समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई करने के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है। भाई सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? तो नलकूप, झील, तालाब, नदी, ये सब क्या है? कुएं, ये सभी सिंचाई के साधन हैं। तो सिंचाई के साधनों में से हम जल का उपयोग करके खेतों में सिंचाई करते हैं, पौधों को पानी देते हैं। देखिए सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? तो कुएं, झील और नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में क्या होते हैं? अलग अलग है। भाई सभी जगह खेतों में क्या देखने को मिलते हैं? कुआं देखने को मिलता है, कहीं पर झील होती है, कहीं पर नहर होती है, और सभी जगह पर इन में से पानी निकालने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है। देखिए मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं, जैसे कि मोट, घिरनी। आपने देखा होगा कुएं के ऊपर दो ऐसे खंबे लगे हैं, आपको चित्र 1.4 में दिखाई दे रहा होगा कि यह दिखाई दे रहा है आपको, उसके ऊपर घिरनी लगी हुई है। तो इसके बाद में सेकंड है चेन पंप। 1.4 चित्र बी में दिखाई दे रहा है आपको चेन पंप का उपयोग कैसे किया जाता है। फिर तीसरा चित्र दिया गया है 1.4 सी में ढेकली। किस प्रकार से यह लकड़ी और इसका उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार के जो पारंपरिक साधनों का उपयोग कहाँ पर किया जाता था? पहले किया जाता था या फिर अभी भी गांव में होता है, लेकिन यह इतने दक्ष नहीं है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। और यह चौथा चित्र आपको दिखाई दे रहा है रहट। यह बैल यह क्या कर रहा है? एक डंडे को घुमा रहा है, और यहाँ पर देखिए रहट के थ्रू पानी को क्या किया जा रहा है? एक जगह से दूसरी जगह पर डाला जा रहा है। देखो जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ये तो हो गए पारंपरिक साधन। अब हम देखेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। आधुनिक विधियों में देखो, सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययिता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ क्या है? निम्नलिखित है। नंबर 1 है छिड़काव तंत्र। नाम से हमें पता चल रहा है कि छिड़काव तंत्र यानी पानी का क्या किया जा रहा है? यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जहाँ पर भूमि समतल न हो वहाँ पर छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, जहाँ पर जल बहुत ही कम होता है, ऐसी जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। अब यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि जगह जगह पर पाइप लगे हुए हैं। अब इन पाइपों के ऊपर क्या लगे हैं? नोजल लगे हुए हैं, जो क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। आगे देखो, यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से क्या होगा? जुड़ा होगा। यहाँ एक मेन मुख्य पाइप कुएं से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।
उससे लेकर सभी पाइप क्या हुए आपस में जुड़े हुए हैं और सभी के ऊपर एक नोज़ल लगा हुआ है, जो नोज़ल क्या होता है घूमते रहता है, जिससे पानी का छिड़काव लगातार पौधों पर होता है। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जोड़े जाते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोज़ल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जो मिट्टी बलुई होती है, मतलब रेतीली मिट्टी जो होती है, उसके लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग अत्यंत उपयोगी साबित होता है। यह एक आधुनिक पद्धति है। सेकेंड है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है, मतलब भी एक एक बूंद क्या होता है पाइप की सहायता से पौधों तक सीधे पहुंचता है, तो इसमें जल का अपव्यय होता ही नहीं है। और जहाँ पर जल की बहुत कमी होती है तो वहाँ पर यह साधन सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, मतलब वरदान के स्वरूप में होता है। आगे देखेंगे, ये हमने देख लिए सिंचाई के साधन कौन कौन से बताए। एक तो छिड़काव तंत्र, सेकंड बताया ड्रिप तंत्र। इससे पहले मैंने बताया था आपको पारंपरिक साधन सिंचाई के, उसमें क्या था मोट, चैन पंप, ढेकली और रहर। तो इस प्रकार से खेतों में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। अब आप देखोगे खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवार किसे कहते हैं मैंने आपको पहले बता दिया है कि ऐसे पौधे जो फसल के साथ साथ उगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खरपतवार। आपने देखा होगा कि अगर हमने सपोज़ गुलाब का पौधा लगाया या किसी प्रकार की फसल खेतों में उग रही है तो उस पौधे के साथ साथ साइड में अनेक प्रकार की छोटी छोटी घास उगाती है, छोटे मोटे पौधे उगाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, खरपतवार। तो खरपतवार, अगर पेड़ पौधे बढ़ेंगे साथ में खरपतवार बढ़ेंगे तो खरपतवार को भी किसकी आवश्यकता होगी, पानी की, पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। अगर पोषक तत्वों की आवश्यकता इसे है तो खरपतवार को भी, तो खरपतवार की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए उसे क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि जो पोषक तत्व खरपतवार को मिल रहे थे वो किससे मिले, सीधे जो हमने फसल ली है उसे मिले। आगे देखिए, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ क्या होते हैं, उगाते हैं। अवांछित पौधों को ही हम क्या कहते हैं, खरपतवार। और खरपतवार को हटाने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है, निराई कहा जाता है। निराई मतलब खरपतवार को हटाना। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार क्या करेंगे, जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा करके फसल की वृद्धि पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। भाई अनेक प्रकार से खरपतवार को हटाया जाता है, जैसे कि काट करके उसको हंसिए की सहायता से काट दिया जाता है या उखाड़ लिया जाता है, या फिर खरपतवार पौधे सूखकर क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन और बीज बनने से पहले का होता है। मतलब किसी भी पौधे में जब पुष्प या बीज बने उससे पहले ही उसे क्या कर लिया जाता है, उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। समय समय पर हटा देने से, खरपतवार को हटा देने से पौधों को नुकसान नहीं होता है, फसलों को नुकसान नहीं होता है। आगे देखिए, खरपतवार को हटाने के लिए खुरपी या हंसिए का उपयोग किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं।
भाई पौधों में खरपतवार नाशक पदार्थ डाले जाते हैं, जिससे भी क्या होता है कि खरपतवार की वृद्धि रुक जाती है। आगे देखो, लेकिन फसल को कोई हानि नहीं होती। किससे? खरपतवार को रोकने के लिए खरपतवार नाशक का उपयोग किया जाता है, तो उससे फसल को नुकसान नहीं होता है। खरपतवार नाशक को जल में आवश्यकता अनुसार मात्रा में मिलाकर स्प्रेयर मतलब फुहारे की सहायता से खेत में क्या करते हैं, छिड़कते हुए आपने देखा होगा। देखिए आपको यहाँ पर एक किसान खेतों में छिड़काव करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, खरपतवार नाशी का उपयोग कर रहा है। यह खेतों में खरपतवार नाशी क्या कर रहा है, छिड़काव उसका कर रहा है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते जाते हैं, उन्हें किसकी आवश्यकता होती है, खनिज पदार्थ, पानी, फिर की आवश्यकता लगातार होती है। तो समय पर पानी मिले, खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाए तो पौधों की जो वृद्धि है वो क्या होने लगती है, लगातार अच्छी तरीके से होने लगती है। आगे देखो, जैसे आपने पहले देखा कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन और बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें यह जो रसायन है वह बहुत ही सावधानीपूर्वक छिड़कना चाहिए। अपना मुंह और नाक कपड़े से उन्हें पूरी तरीके से ढक लेना चाहिए। आगे देखोगे, कटाई। अब कटाई हम किसे कहते हैं, भाई फसल को काटने की जो प्रोसेस होती है उसे कटाई कहते हैं। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो उसे काटने की आवश्यकता होती है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, कटाई कहते हैं। फसल की कटाई का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं या फिर उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। आपने देखा होगा, बरसात के मौसम में यदि फसल को बोया जाता है तो उसे कब निकाला जाएगा, शीत ऋतु में निकाल लिया जाता है। अगर शीत ऋतु में फसल ली जाती है तो वह कब काटी जाएगी, ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है। आगे देखिए, एक मशीन का उपयोग किया जाता है फसल काटने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, हार्वेस्ट कहते हैं। काटी गई फसल से बीज और दानों को भूसे से अलग करना होता है। अब जो फसल काटी जाती है उसे किसके थ्रू काटा जाता है, या तो हंसिए के जरिए या फिर हार्वेस्ट के जरिए। फसल को काटने की प्रोसेस क्या कहलाती है, हार्वेस्ट। अब कटी हुई फसल से बीज और दाने क्या करने होते हैं, अलग करने होते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग एक थ्रेशर मशीन होती है जिसे थ्रेशर कहा जाता है। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन के ज़रिए होता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, जो वास्तव में हार्वेस्ट और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। यहाँ पर फसल काटी भी जाएगी और इसी से बीज और दाने क्या किए जाएंगे, अलग कर दिए जाते हैं। देखो, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर क्या करते हैं, अलग करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, विनोइंग, मतलब चुनना। घास को अलग कर दिया जाता है और अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है। लेकिन जो बड़े खेत होते हैं तो वहाँ पर किसान किसका उपयोग करते हैं, कॉम्बाइन मशीन का उपयोग करते हैं, जो क्या करती है, फसल को काटकर फसल के जो बीज और दाने होते हैं उसे भी अलग करने का कार्य करती है। आपने खेतों में इस प्रकार के सारे यंत्र देखे होंगे। देखिए, विनोइंग के लिए यहाँ नीचे आपको मशीन दिखाई गई है कि किस प्रकार से इससे दाने और भूसा अलग किया जाता है। आगे देखो, कटाई पर्व के बारे में आप जानते हो। भाई किसान भाई जो होते हैं वह बहुत खुश होते हैं जब उनकी मेहनत रंग लाती है, जब खेतों से अनाज पककर काट लिया जाता है और मशीन के ज़रिए अनाज और भूसा अलग कर दिया जाता है। तो 3-4 महीनों
के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का जो समय आता है, स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में क्या करती है? उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल उन्हें क्या होता है? 3-4 महीनों बाद मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास और खुशी का होता है। आपने देखा होगा, पुरुष और महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू। ये सब क्या है? ये कटाई से जुड़े हुए पर्व है कि इस समय क्या होता है कि किसान खेतों से अनाज प्राप्त करता है, तो उसका जो उसने जो 3-4 महीनों तक जो कड़ा परिश्रम किया होता है उसका फल उसे मिलता है। इसलिए इस खुशी में वो क्या करते हैं? इस प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। आगे देखो, भंडारण। अब भंडारण किसे कहेंगे? स्टोर रूम, हम जिसे कहते हैं स्टोर रूम या गोडाउन। यहाँ पर क्या होता है कि उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो भी फसल ली गई है, जो भी उत्पादन किया गया है, अब उसे क्या करना होगा? तुरंत ही बेचा नहीं जा सकता, इसीलिए उसे क्या करना होता है? भंडार गृह में भंडारित करना होता है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसे नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। जो फसल तुरंत काटी जाती है तो उसमें नमी क्या होती है? अधिक होती है। यदि ताज़ा काटी गई फसल के दानों को सुखाए बिना ही भंडारित किया जाए तो क्या होगा? उसके खराब होने का भय होता है, अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। अतः भंडारण से पहले दानों को क्या किया जाता है? धूप में सुखाना आवश्यक होता है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बने पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे, कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। आगे देखो, यहाँ आपको भंडार गृह दिखाया जा रहा है। देखो बोरियों में किस प्रकार से अनाज को स्टोर किया गया है। नीम की सूखी पत्तियाँ घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। आगे देखोगे, जंतुओं से भोजन। यह सारणी दी गई है तो हम जानते हैं कि हमें जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है, जैसे कि दूध जो है हमें गाय, भैंस, बकरी, ऊँट इत्यादि से प्राप्त होता है। ऐसे अनेक प्रकार के जीव हैं जिनसे हम क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। इस सारणी की पूर्ति करने के बाद आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। भाई मछली का उपयोग किया जाता है, खाने में किया जाता है। सभी लोग नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इसका उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से जंतु भी क्या है? हमारे लिए आवश्यक है। आगे देखो, आपने पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में पढ़ा होगा। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। बीजों का चयन करना, बुआई करना,
इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पशुपालन के बारे में आपको बताया गया है कि पशुपालन किसे कहते हैं। ऐसे पशु जिन्हें हम क्या करते हैं, पालते हैं और इनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं को बेचकर हम क्या करते हैं। भाई पशुओं को हम क्यों पालते हैं कि उनसे हमें कुछ फ़ायदा होता है। भाई व्यापार के रूप में भी पशुओं को पाला जाता है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी। तो इस प्रकार का पशुपालन जो किया जाता है वो व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई गाय भैंस को अगर पालेंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, दूध को बेचकर हम आय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मुर्गी पालन, उसके द्वारा जो प्राप्त अंडे होते हैं उसे बेचकर या मुर्गी को बेचकर फिर आय प्राप्त की जाती है। तो इसी प्रकार से पशुपालन भी किया जाता है। तो पशुपालन करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, एक फार्म की आवश्यकता होती है, उनके व्यवस्थित भोजन और आवास, साथ ही साथ उनकी सही देखभाल की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी देखो इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि कृषि की पद्धतियाँ कौन कौन सी है ना। फिर आपने देखा पशुपालन किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं, उर्वरक किसे कहा जाता है। तो कृषि की पद्धतियाँ जो है वह कैसी है, विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ हैं। फिर फसल किसे कहते हैं, तो एक ही किस्म के जो अनाज है वह पूरे खेतों में अगर प्राप्त किया जाए या एक ही स्थान पर उगाए जाने वाली एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं, हम फसल कहते हैं। फसल दो प्रकार की होती है, एक तो खरीफ की फसल और दूसरी होती है रबी की फसल। फिर आपने देखा जुताई के बारे में कि जुताई करके मिट्टी को तैयार किया जाता है और समतल किया जाता है। समतल करने के साथ साथ जो मिट्टी के ढेले होते हैं उसे पाटर की सहायता से क्या करते हैं, तोड़ा जाता है। फिर जिससे क्या होता है, मिट्टी समतल होती है। फिर बीजों को उचित गहराई पर बोने के बाद में उसमें उर्वरक डाली जाती है, समय समय पर सिंचाई की जाती है। तो उर्वरक और खाद दी जाती है। फिर समय समय पर सिंचाई की जाती है। जो अवांछनीय पौधे उगाते हैं उनकी कटाई की जाती है। भाई समय पर पानी देने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। अब निराई किसे कहेंगे कि जो खरपतवार अनावश्यक पौधे उगाते हैं फसल के साथ साथ उसको नष्ट कर दिया जाता है। फिर कटाई का अर्थ हम देखा, कटाई भी की जाती है। किसकी कटाई, तो जब फसल पककर तैयार होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। तो कटाई जो होती है वह फसलों की जाती है। तो उसको या तो हाथ से काटा जाता है दराती की सहायता से या फिर मशीन की सहायता से फसल को काटा जाता है। फिर मशीन को देखो, बीजों को या दानों को भूसे से अलग किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं। भाई जब फसल काट ली जाती है तो फसल के कटने के बाद उसमें से बीज अलग करने होते हैं, तो उस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। फिर बीजों को पीड़कों मतलब कि सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए या सूक्ष्म जीवों से बीजों को बचाने के लिए हम उसे क्या करते हैं, सुखाते हैं। सुखाने के बाद में भंडार गृह में उचित जगह पर उसको स्टोरेज कर देते हैं। फिर हमने देखा इस चैप्टर में कि पशुपालन की भी आवश्यकता होती है। तो पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त उनसे किए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने क्या देखी, इस चैप्टर में पढ़ी। आपको ये वीडियो 1-2 बार अच्छे से सुननी है और इस चैप्टर का रिवीजन करना है। थैंक यू।